Welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn class 7 Geography Environment. तो इन्वायरमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो पोस्ट कर दिया है और आज ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। इसमें हम नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल इन्वायरमेंट जैसा कि आपको पता है कि ये जुड़ा हुआ होता है लैंड से, एयर से, वाटर से और प्लांट्स एंड एनिमल से। और ये सारी चीज़ें किसी न किसी स्फीयर से यानी कि डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे वाटर को ले लीजिए तो वो हाइड्रोस्फीयर से जुड़ा हुआ है, लैंड को ले लीजिए तो वो लिथोस्फीयर से जुड़ा हुआ है, एयर को ले लीजिए तो वो एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ है, और रही बात प्लांट्स और एनिमल्स की तो वो बायोस्फीयर से जुड़ा हुआ है। तो डोमेन्स ऑफ द अर्थ या डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट के बारे में आपने पहले भी क्लास 6 में पढ़ा हुआ होगा, तो थोड़ी सी जानकारी तो आपको होगी, पर थोड़ा सा यहाँ पे और पढ़ लेते हैं हम लोग ताकि आपको और भी अच्छी जानकारी हो जाए। तो लिथोस्फीयर के बारे में हम शुरू करते हैं। तो लिथोस्फीयर जो है वो एक सॉलिड क्रस्ट होता है, ये रॉक और मिनरल से बना हुआ होता है और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि मिट्टी की होती है, मिट्टी से कवर्ड होता है। ये लिथोस्फीयर का जो सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है। कहने का मतलब ये कहीं पे ऊंचा होता है, कहीं पे गहरा होता है, यानी कि ये समतल नहीं होता, एक समान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे लिथोस्फीयर जो है वो बराबर हो, समतल हो। तो यही वजह है कि जो हमें वेरियस काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, लाइक माउंटेन हो गए, प्लेट्यू हो गए और फिर वैलीज हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो मैदानी इलाका होता है यानी कि प्लेन्स, वो भी इसी लिथोस्फीयर में पाया जाता है। तो जो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं वो हमें लिथोस्फीयर पे ही देखने को मिलते हैं। यहाँ एक बात जो ध्यान देने की है वो ये कि ये लिथोस्फीयर जो है ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक तो कॉन्टिनेंट्स और दूसरा ओशन फ्लोर। तो जो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं ये दोनों ही जगह पे मिलते हैं। तो आपको बहुत ताज्जुब होगा जान के कि जैसे कि हमारे यहाँ हिमालय एक पर्वत है, तो आप सोचोगे कि ओशन फ्लोर पे इस तरह का कौन सा लैंडफॉर्म्स पाया जाता होगा। तो एक माउंटेन का एग्जाम्पल ले लीजिए। यदि कॉन्टिनेंट पे माउंटेन हिमालय है तो ओशन फ्लोर पे मोना किया एक माउंटेन है जो कि हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचा है। इसके अलावा लिथोस्फीयर में और क्या पाया जाता है, तो आप जंगलों को ले लीजिए। फॉरेस्ट हमें लिथोस्फीयर में ही मिलते हैं। ग्रासलैंड होता है, एग्रीकल्चरल लैंड होता है, इसके अलावा लोगों के रहने के लिए सेटलमेंट्स होते हैं, और इसके अलावा आप देखोगे तो ये मिनरल्स का भी सोर्स होता है, यानी कि लिथोस्फीयर में ही मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया लिथोस्फीयर। अब जो हमारा अगला स्फीयर है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 4 स्फीयर हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो हम अगले स्फीयर की तरफ बढ़ते हैं और वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो है वो डोमेन ऑफ वाटर है, यानी कि पानी से जुड़ा हुआ है। और ये हाइड्रोस्फीयर जो है इसमें अलग अलग तरह के वाटर बॉडीज पाए जाते हैं। रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, सीज हो गए, ओशंस हो गए, ये अलग अलग तरह के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज हैं ये पाए जाते हैं। इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर से ही हमें वेरियस सोर्स ऑफ वाटर भी प्राप्त होता है। और सबसे अहम बात ये कि इसके बिना लाइफ संभव नहीं है, यानी कि ये एसेंशियल है ह्यूमन बीइंग के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये एसेंशियल है। जो थर्ड स्फीयर है हमारा वो है एटमॉस्फेयर। ये एक थिन लेयर ऑफ एयर है जो कि अर्थ के चारों तरफ मौजूद है। तो जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो इसके आसपास मौजूद होता है। एटमॉस्फेयर जो है ये हमें हार्मफुल लेयर्स से बचाता है। इसके अलावा जो स्कॉर्चिंग हीट होती है, जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस गर्मी से भी हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरह के गैसेस होते हैं, लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है तथा अन्य तरह के गैस हैं। ये सारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये कि एटमॉस्फेयर में जब कभी भी बदलाव होता है तो उसका असर पड़ता है क्लाइमेट पे और वेदर पे। यानी एटमॉस्फेयर यदि बदलेगा तो क्लाइमेट और वेदर दोनों ही चीज़ों में बदलाव होता है। तो यहाँ तक हमने देखा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब चलते हैं बायोस्फीयर की तरफ। तो बायोस्फीयर जो है वो एक नैरो जोन है जहाँ पे कि एयर, लैंड और वाटर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और
ये किस तरीके से डिपेंड होते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम के लिए बच्चों आप इसके डेफिनेशन को जरूर लर्न कर लीजिए। डेफिनेशन क्या है मैं पढ़ के बताती हूँ। इकोसिस्टम, it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। इकोसिस्टम को समझने के लिए चलिए हम उस एग्जाम्पल को लेते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, जिसकी शुरुआत हमने करी थी रवि के एग्जाम्पल से। आपको ध्यान होगा कि रवि और उसके कुछ फ्रेंड्स थे, वो जब जा रहे थे और एक पार्क में जिसमें वो खेलते थे वहाँ पे उसने देखे थे कि गड्ढे खुदे हुए हैं और लोग वहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिसे देख के रवि काफ़ी दुखी हुआ था और फिर उसने अपनी बात अपने फ्रेंड्स से शेयर की थी और स्कूल में प्रिंसिपल ने भी उस चीज़ का जिक्र किया था। तो रवि अपने उसी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ है और अब ये बातें कर रहे हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो बच्चे एनसीसी कैंप में गए हुए हैं जहाँ रवि है, जेसी है, हीरा है और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। और वहाँ जब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ते हुए जेसी देखती है तो वो ये कहती है कि इन बारिश की बूंदों को देख के मुझे अपना केरला याद आता है, जहाँ पे कि बड़ी बड़ी बूंदें पड़ती हैं, बारिश होती हैं और वहाँ पे कोकोनट प्लांटेशन आप देख सकते हैं और वहाँ पे लश ग्रीन एरियाज़ आप देख सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि तुम्हें भी वहाँ आके देखना चाहिए कि कितना खूबसूरत लगता है वो जगह। तभी हीरा कहता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती और हमारे यहाँ तो सिर्फ कीकर ही पैदा होते हैं और सिर्फ बालू ही दिखता है जहाँ तक नजरें जाए। तो रवि कहता है लेकिन तुम्हारे यहाँ तो कैमल भी होते हैं। तो हीरा ये कहता है कि सिर्फ ऊँट ही नहीं, यदि आप डिजर्ट में घूमने आओ तो आपको वहाँ पे सांप मिलेंगे, लिजार्ड मिलेंगे, बहुत अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स मिलेंगे। तो रवि को ये देख के बहुत आश्चर्य होता है कि उसकी एक फ्रेंड जो कि केरला से है, जो ये बताती है कि वहाँ काफ़ी बारिश होती है, वहाँ नारियल की खेती होती है और वहाँ पे लश ग्रीन एरियाज़ दिखते हैं, बहुत हरियाली है वहाँ पे। और दूसरी तरफ उसका एक दूसरा दोस्त है जो ये कह रहा है कि उसके यहाँ बारिश नहीं होती, दूर दूर तक बस बालू दिखते हैं और वहाँ जानवरों में ऊँट के अलावा लिजार्ड और अलग अलग तरह के कीट पतंग होते हैं। तो उसे बड़ा ताजुब होता है कि एक ही देश में अलग अलग जगह पे जो एनिमल्स हैं वो अलग तरह के हैं, जो लोगों के रहने का तरीका है वो अलग तरह का है, इसके अलावा जो वेजिटेशन है वो भी अलग तरह का है। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि इनमें कहाँ पे संबंध है, किस वजह से हमें अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि ह्यूमन लाइफ, वेजिटेशन और एनिमल्स ये अलग अलग क्यों है। तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग हैं, एक्चुअली ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और दोनों के ही बिना दोनों का रहना संभव नहीं होता है। तो ये जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स है ये एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, साथ ही अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स के ऊपर भी निर्भर होते हैं और एक दूसरे के ऊपर भी ये निर्भर होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपस की जो निर्भरता होती है एक दूसरे के ऊपर, इसके अलावा उनका अपने सराउंडिंग्स के साथ जो रिलेशन होता है, यही एक इकोसिस्टम का निर्माण करता है। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लस वो अपने सराउंडिंग्स पे डिपेंडेंट है। तो जरूरी है कि इस इकोसिस्टम के बैलेंस को बना के रखा जाए। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि रवि और उसके फ्रेंड्स जिस पार्क में खेलते थे, तो क्या वो पार्क और रवि और उसके फ्रेंड्स कोई इकोसिस्टम तैयार करते थे? सोचिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।